बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU। केमिस्ट्री क्लास 9th, चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस की बात की, उसके बाद हमने शील्डिंग इफेक्ट की बात की, और आज का जो हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, नाम से जो इसका लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्या बनता है? आयोनाइजेशन एनर्जी यानी एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड to ionize an atom, to ionize an atom, के एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी दरकार है, यानी जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। उस एनर्जी को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये इसका लिटरल मीनिंग है, लफ्जी मतलब। तो देखिए हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, लेट की फर्ज करें। यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं एटम इन अ न्यूट्रल स्टेट, एटम इन अ न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट की बात कर रहे हैं जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? एटम के अंदर इक्वल होते हैं। ये उस वक्त बात हो रही है जब एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, न्यूट्रल स्टेट में है, तब हम देख रहे हैं कि ये इसका प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर हो गई? वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, ये इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन खड़े हैं। जाहिरी बात है ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया जाता है। तो ये बात हो रही है स्टेबल फॉर्म की, ये बात हो रही है न्यूट्रल स्टेट में, जब एटम के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या हैं? इक्वल हैं। तो अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है आयन में, आयोनाइज करना है, क्या करना है? इसको आयोनाइज करना है, इसे आयन में कन्वर्ट करना है। मतलब ये है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या करना है? निकालना है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तब ये जाकर कौन सा आयन बनाएगा? पॉजिटिव आयन, जिसे हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए अब देखिए, कोई भी एक चीज़ है ऐसे सिंपल रखी हुई है, वो किसी चीज़ से अटैच नहीं है, आप जाके उसे आराम से उठा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ किसी चीज़ के साथ अटैच हुई हुई है, बंधी हुई है, तब आप उसे उठाएंगे तो आपकी एनर्जी लगेगी, आपकी फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स के साथ हेल्ड है, जुड़ा हुआ है। तो अब अगर हमें यहाँ से इसे निकालना है, इसे रिमूव करना है, तो क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड, इलेक्ट्रॉन
from valence shell of an isolated gaseous atom, कि आज़ादाना हालत में पाया जाने वाला जो एटम है, उस एटम में से सबसे लूजली बाउंड वो कौन सा होगा? वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है, सबसे बैरूनी शेल में। तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को किस चीज़ का नेम दिया जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी का। और इस एनर्जी जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो वो एब्जॉर्ब करेगा एक एटम, तो वो एनर्जी जिसका यूनिट है किलो जॉल पर मोल। किलो जॉल पर मोल एनर्जी का यूनिट है आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि कितनी एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो उसके लिए यूनिट होगा। लेट वो 5 किलो जॉल पर मोल है, लेट के वो 10 है, वो 15 है, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? किलो जॉल पर मोल। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं सोडियम की, या ग्रुप नंबर 1 के जो एटम्स हैं जिनमें हमारे पास सोडियम है। एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे, 1s2 2s2 2p 6 3s1। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सोडियम किस चीज़ में चेंज होता है? सोडियम आयन के अंदर। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिमूव होता है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी डेल एच से डिनोट करते हैं, और कितनी होती है? प्लस 496 किलो जॉल पर मोल। ये इसका यूनिट है, प्लस इसलिए साथ में लगाया है कि ये क्या डिनोट करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जो एटम है वो एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। और उस एनर्जी को रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जाता है? डेल्टा एच से। यहाँ तक बात क्लियर है कि अब ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के एटम की बात हो गई जिसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे जो हमारे पास एटम्स होते हैं, इनके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम नेम देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। रिप्रेजेंट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की या ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स की, ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास लेड, मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12। ग्रुप नंबर 3 में से हम एल्यूमिनियम को ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 13। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s2। ग्रुप नंबर 13 3 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s3। अब इनके वैलेंस शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसे हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब यहाँ से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसे हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी जैसे जैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे उनकी एनर्जीज भी ज़्यादा होंगी। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी क्योंकि उस पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हैं। जब वो रिमूव हो गया तो जो रिमेनिंग बचे उन पर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो गई। फिर दूसरा निकालने के लिए जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी? ज़्यादा होगी। और ऐसे ही अगर हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो मज़ीद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रांग हो गई हैं, तो वो हमारे पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज़्यादा क्या होगी? स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, एनर्जी ऑफ एन एटम इज ग्रेटर
वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि क्यों ज़्यादा होती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी? उसकी वजह यही है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स थे उन पर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो गई, इसलिए उस सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसकी वजह से जो हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है एटम की, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है? स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, Mg पॉजिटिव बना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इसे हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये होती है 738 यूनिट क्या है? किलो जॉल पर मोल। ऐसे ही अब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अब इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफोर्सेस जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, और यहाँ पर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, और ये फर्स्ट आयोनाइजेशन से ग्रेटर होती है, और ये 1450 होगी। माइंड में रखिएगा पॉजिटिव में होगी, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है किलो जॉल पर। तो विद एग्जाम्पल आपने इसको क्या करना है? डिफाइन करना है, इसको आपने रीज़न इसको स्टेट करना है, इसको लिखना है कि क्यों जो है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन से ज़्यादा होती है। ऐसे ही थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से मज़ीद क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो डोमिनेट होती जा रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये हमारे पास, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड की बात करते हैं, ट्रेंड इन पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड्स में क्या ट्रेंड है। ये आप लोगों के पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। आप देखिए सबसे पहला जो हमारे पास एटम है ग्रुप के अंदर, जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट है लिथियम, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 520 किलो जॉल पर मोल, और जो राइट साइड पर है यहाँ पर देखिए 2021 किलो जॉल पर मोल। यानी लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब इसकी क्या रीजंस हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहली बात लेफ़्ट टू राइट जो हमारे पास वैलेंस शेल्स हैं, या जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स सेम। और दूसरी बात यह है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, वैलेंस शेल में इजाफा नहीं हुआ, तो एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एडिशन होता गया, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और उसकी वजह से जो हमारे पास साइज ऑफ एन एटम क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। साइज ऑफ एन एटम जब रिड्यूस होगा तो मज़ीद उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और इस तरीके से जो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट पीरियड की जब हम बात करेंगे तो जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप्स की, ट्रेंड इन ग्रुप के ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। अब देखिए लिथियम, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से हैं लिथियम, और लास्ट में देखें सीजियम दिया हुआ है। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जॉल पर मोल, और सीजियम की देखें 3727 किलो जॉल पर मोल। यानी टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसकी वजह क्या है कि जब आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है,
एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर में इजाफा हो। एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज़ है, जो एटॉमिक साइज़ है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से वैलेंस शेल के ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या हो जाती हैं, डिक्रीज़। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डिक्रीज़ हो जाएंगी तब क्या होगा, आसानी से थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में। इस वजह से टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर जो हमारे पास क्या चीज़ है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो डिक्रीज़ होती है। तो ये यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डेफिनेशन को, यूनिट, वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट और ट्रेंड इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स को डिस्कस किया। तो इसे बेटा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।